ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास विषय के ऊपर। और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान एकीकरण पर। बताओ किस पर चर्चा कर रहे हैं भाई? राजस्थान का जो एकीकरण है उस पर अपनी चर्चा जारी थी। इसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं मित्रों। राजस्थान एकीकरण के 4 चरण। देखो राजस्थान एकीकरण कुल कितने चरणों में हुआ था भाई? राजस्थान एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था। बताओ कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। और 7 चरणों में कुल समय कितना लगा था? 8 + 7 बराबर मैंने 14 बताया था। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, यानी 8 तो वर्ष लगे, 7 माह लगे और कितने दिन लगे थे भाई? 14 दिन लगे थे। और इस एकीकरण के अपन ने प्रारंभिक 4 चरण पढ़ दिए थे। प्रथम चरण जिसमें अपन ने देखा था 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 जो है इसको राजस्थान एकीकरण का पहला चरण। 25 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण। 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण। और 30 मार्च 1949 को राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण अपन ने पढ़ लिया था। यानी एकीकरण के कुल 4 चरण अपन ने पढ़ चुके थे। इस बातों का अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो राजस्थान एकीकरण जो है इनके 4 चरणों तक की बातें तो अपन कर चुके थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं और 5वां चरण, मैंने याद कैसे करने हैं चरणों के नाम वो भी आपको सारे बता दिए थे। अब एकीकरण का 5वां चरण अपन देखते हैं। राजस्थान एकीकरण का बताओ कौन सा चरण भाई? 5वें चरण। और ये 5वां जो चरण होता है दोस्तों ये होता है 15 मई 1949 को। बताओ राजस्थान एकीकरण का 5वां चरण कब होता है? 15 मई 1949। अब देखो 5 का अर्थ क्या होता है भाई? 5 का अर्थ होता है 1 + 4। बताओ 1 + 4। 1 + 4 करते पहले चरण में बताओ कौन सा संघ बना था भाई? पहले चरण में बना था मत्स्य संघ। और चौथे चरण में आपको मैंने बताया था, बताओ कौन सा राजस्थान बना था? वृहत राजस्थान। इन दोनों को मिलाना है और जो नया प्रदेश बनेगा उस नए प्रदेश का नाम बताओ क्या हो जाएगा? जो नया प्रदेश बनेगा उस प्रदेश का नाम हो जाएगा मित्रों वृहत्तर राजस्थान। बताओ नए प्रदेश का नाम कौन सा राजस्थान हो जाएगा? वृहत्तर। पहला चरण बताओ अपने क्या पढ़ा था? मत्स्य संघ। दूसरा चरण अपने पढ़ा राजस्थान संघ। तीसरा संयुक्त राजस्थान। चौथा अपने तीसरा जो है संयुक्त राजस्थान। चौथा वृहत राजस्थान। और 5वां बताओ कौन सा हो जाएगा? वृहत्तर राजस्थान। ये अपने को ध्यान रखना है। यानी मत्स्य संघ और मत्स्य संघ के साथ साथ बताओ किसको मिला दिया गया? वृहत राजस्थान को मिलाकर वृहत्तर राजस्थान। ये काम हुआ था 15 मई 1949। इस प्रदेश की अब राजधानी तो आपको कोई सा भी चरण आएगा तो वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजधानी जयपुर रहेगी। राज प्रमुख कौन रहेंगे? राज प्रमुख वही रहेंगे जो चौथे चरण में थे। बताओ नाम क्या है भाई? मान सिंह द्वितीय। राज प्रमुख वही रहेंगे, राजधानी वही रहेगी, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बस यहां पर एक इतना नोट लगा के लिख लेना है, जब इस 5वें चरण का कार्य चल रहा था उस समय भरतपुर और धौलपुर की जनता ने विद्रोह कर दिया कि हम तो उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। और इनकी राय जानने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम था डॉक्टर शंकर देवराय समिति। और वो जो डॉक्टर शंकर देवराय समिति है उसने ही भरतपुर और धौलपुर की जनता को बताओ राजस्थान में मिलने के लिए स्वीकार करवाया था। तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछ रहे कि डॉक्टर शंकर देवराय समिति का गठन किस चरण में हुआ? तो उसका उत्तर बताओ कौन से चरण में हुआ था? 5वां। यहां पर लिख सकता हूं कि भरतपुर व धौलपुर की जनता, भरतपुर व धौलपुर की जनता, भरतपुर व धौलपुर की जनता भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी।
जनमत संग्रह के आधार पर, जनमत संग्रह के आधार पर डॉक्टर शंकर देवराय समिति, डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर, डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर इन्हें राजस्थान में मिलाया गया, इन्हें राजस्थान में मिलाया गया। बताओ इन्हें कहां पर मिलाया गया भाई? राजस्थान। यानी पहले जो 5वें चरण में जो था वो ये बताओ कहां पर मिलना चाहती थी भाई? ये मिलना चाहती थी अपने उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद इनको कहां पर मिलाया गया? राजस्थान में। किस समिति की सिफारिश पर है? डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। तो यह था भाई अपने राजस्थान का 5वां चरण। हालांकि इन चरणों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, याद कैसे करना है नक्शे से समझा चुका हूं। अब केवल कुछ तथ्यात्मक बातें जो ध्यान थी, यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है वो प्रश्न यही हो सकता है कि कौन सी समिति की सिफारिश पर भरतपुर और धौलपुर की जनता राजस्थान में मिलने को राजी हुई? तो डॉक्टर शंकर देवराय समिति। मित्रों अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान एकीकरण का जो अगला चरण है वो अगला चरण बताओ कौन सा चरण है भाई? छठा चरण। और मित्रों छठा चरण जो है वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बताओ राजस्थान एकीकरण का छठा चरण कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। इसमें क्या होता? देखो 5वें चरण में प्रदेश का नाम क्या था भाई? बृहत्तर राजस्थान। 5वें चरण में प्रदेश का नाम था बृहत्तर राजस्थान या संयुक्त बृहत्तर राजस्थान भी कह सकते हो। बृहत्तर राजस्थान के अंदर मित्रों मिलाया गया सिरोही को। बताओ किसको मिलाया गया था भाई? सिरोही। क्योंकि आपको पता 4 चरणों तक राजस्थान में 18 रियासतों का विलय हो चुका था, एकमात्र रियासत बची थी सिरोही। और उस सिरोही रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में हो रहा है? छठे चरण में हो रहा है। तो सिरोही में भी दोस्तों ध्यान रखना, आबू व देलवाड़ा को छोड़कर, आबू वे किसको छोड़कर के? आबू व देलवाड़ा को छोड़कर के ध्यान रखना सिरोही का विलय बताओ कहां पर हो गया था? राजस्थान में। आप कहेंगे गुरुजी ऐसा क्यों? सिरोही पहले कहां चला गया था? मित्रों सिरोही को पहले गुजरात में मिला दिया गया था। बताओ कहां मिला दिया गया था? गुजरात। अभी आपको लिखवाएंगे नोट लगा करके। बस एक बार इतना ध्यान रखना, बृहत्तर राजस्थान और सिरोही मिलते ही नया जो प्रदेश बना था उस प्रदेश का नाम दोस्तों रखा गया राजस्थान। बताओ प्रदेश का नाम क्या रखा गया? राजस्थान। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान को राजस्थान शब्द की संवैधानिक मान्यता कब मिली? देखो अब राजधानी तो वही रहेगी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। राजधानी, राजधानी जयपुर रहेगी। मित्रों मुख्यमंत्री बताओ कौन रहेंगे? हीरालाल शास्त्री। मुख्यमंत्री बताओ कौन से लाल रहेंगे भाई? हीरालाल शास्त्री। राज प्रमुख वो के वही रहने हैं मान सिंह। राज प्रमुख वो के वही रहने हैं मान सिंह द्वितीय। बताओ राज प्रमुख कौन रहेंगे? मान सिंह द्वितीय। और यहां पर नोट लगा करके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही याद रखना, राजस्थान को राजस्थान शब्द की, राजस्थान को राजस्थान शब्द की, राजस्थान शब्द की संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली। 26 जनवरी 1950 को मिली। यानी राजस्थान को राजस्थान शब्द की जो संवैधानिक मान्यता है वो बताओ कब मिली थी? वो मिली थी मित्रों 26 जनवरी 1950 को। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो
सिरोही रियासत का विलय बताओ कौन से चरण में हुआ था भाई? छठे चरण में। सिरोही रियासत का विलय बताओ कौन से चरण में? छठे चरण में। छठे चरण में विलय होते ही राजस्थान बन गया। सिरोही में भी बताओ दो चीजें नहीं मिली, एक तो आबू और दूसरी बताओ कौन सी? देलवाड़ा। बाकी सिरोही रियासत, क्योंकि 19 रियासतें, 18 रियासतें 4 चरण तक मिल चुकी थी, 19वीं सिरोही बची थी, सिरोही को मिला दिया गया। सिरोही को मिला दिया गया, लेकिन सिरोही में से भी 2 पार्ट तोड़ दिए गए, एक तो आबू और देलवाड़ा, वो अब भी राजस्थान में नहीं है। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा है, गुरुजी सिरोही इतना लेट क्यों? सिरोही बाकी रियासतें तो पहले ही मिल गई थी। मित्रों ध्यान रखना, 1 फरवरी, यहां पर नोट लगा करके मैं लिख रहा हूं, नोट लगा करके 3 बिंदु लिख रहा हूं। 1 फरवरी 1948, 1 फरवरी 1948 ईस्वी को सरदार पटेल ने सिरोही का विलय, सरदार पटेल ने सिरोही का विलय, बताओ किसका विलय? सिरोही का विलय कहां पर कर दिया था? सिरोही का विलय गुजरात में किया। सिरोही का विलय गुजरात में कर दिया। अब बताओ गुजरात में कर दिया 1948 में, तो फिर ये 1950 में वापस राजस्थान में कैसे आ गया? 1948 में इसका तो एकीकरण गुजरात में कर दिया था, बोला सिरोही आज से गुजरात में है, फिर ये राजस्थान में कैसे आ गया? इसके लिए 2 व्यक्तियों ने लड़ाई लड़ी थी। उन व्यक्तियों का नाम भी आपको याद रखना है, गोकुल भाई भट्ट। बताओ गोकुल भाई भट्ट वे बलवंत सिंह मेहता। गोकुल भाई भट्ट वे बलवंत सिंह मेहता। गोकुल भाई भट्ट वे बलवंत सिंह मेहता ने सिरोही को राजस्थान में मिलाने हेतु, सिरोही को बताओ कहां मिलाने हेतु? सिरोही को राजस्थान में मिलाने हेतु, राजस्थान में मिलाने हेतु आंदोलन किया, यानी गुजरात में मिलाने का विरोध किया। बोला हमें तो राजस्थान में मिलाइए। वापस बताओ कहां पर मिलाइए? राजस्थान में। सिरोही को ये आंदोलन किया था गोकुल भाई भट्ट व बलवंत सिंह मेहता ने। दोस्तों नोट में ही तीसरा बिंदु लिखना पड़ेगा, हीरालाल शास्त्री ने सरदार पटेल को लिखा, सरदार पटेल को पत्र लिखा, सरदार पटेल को पत्र लिखकर कहा सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट है। सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट है। सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट है। गोकुल भाई भट्ट के बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते। ऐसा पत्र किसने लिखा था भाई? हीरालाल शास्त्री ने लिखा था। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये था भाई अपने राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण है? छठा। दोबारा से देख लो भाई, राजस्थान एकीकरण का सबसे पहले अपने 5वां चरण पढ़ा। 4 चरण अपन पहले विस्तार से बातचीत कर चुके थे। फिर 4 चरणों में अपन ने 18 रियासतों का विलय कर दिया था। 18 रियासतों के विलय के अंतर्गत अपने 3 ठिकानों का विलय भी कर दिया था। वो भी अपने देखा था, कुशलगढ़, निमराना और लावा। उसके बाद एकमात्र 5वां चरण आया। 5वें चरण में अपने क्या किया? पहला चरण और चौथा चरण दोनों को मिलाया, यानी मत्स्य संघ एवं अपने वृहत राजस्थान को मिला करके वृहत्तर राजस्थान बनाया। राजधानी तो मैंने बता दिया आपको, पी सत्यनारायण राव समिति के बाद बदलेगी नहीं। राजधानी, राज प्रमुख और मुख्यमंत्री वो के वो ही रहने वाले हैं। यहां पर भरतपुर और धौलपुर की जनता ने कहा कि हमारी भाषा तो उत्तर प्रदेश वालों से मिलती जुलती है, हम तो उत्तर प्रदेश में जाएंगे। लेकिन डॉक्टर शंकर देवराज समिति की सिफारिश पर इनको बताओ कहां मिला
लगाया गया राजस्थान में। उसके बाद आया छठा चरण, एक रियासत कौन सी बच रही थी, 18 रियासतें हुई है, सिरोही बच रही थी। सिरोही का विलय छठे चरण में हुआ, लेकिन सिरोही को तोड़ करके बताओ, सिरोही में से भी आबू और देलवाड़ा इनको मुंबई प्रांत में मिला दिया गया। बाकी सिरोही का विलय यहां पर कर दिया गया था, और सिरोही का विलय करने के बाद नया जो राज्य बना उसका नाम था राजस्थान। मित्रों, इसी चरण में राजस्थान को राजस्थान शब्द की कॉन्स्टिट्यूशनल जो मान्यता है वो मिली थी, संवैधानिक मान्यता मिली थी। उसके बाद आपने देखना सिरोही का विलय इतना लेट इसलिए हुआ था क्योंकि 1 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने सिरोही को गुजरात में मिला दिया। बाद में बलवंत सिंह मेहता और गोकुल भाई भट्ट ने आंदोलन किया कि ऐसा नहीं हो सकता, सिरोही हमें दीजिए, राजस्थान को दीजिए। हीरालाल शास्त्री ने पत्र लिखा पटेल को कि सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट है और गोकुल भाई भट्ट के बिना हम राजस्थान चला नहीं सकते, इसलिए वापस इनको सिरोही का विलय जो है वो 26 जनवरी 1950 को बताओ कहां पर कर दिया गया, राजस्थान में कर दिया गया। अब देखो एकीकरण का बताओ कौन सा चरण है, 7वां चरण। एकीकरण का बताओ कौन सा चरण आ जाएगा भाई, 7वां चरण। और 7वां चरण बताओ कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को। अब 7वें चरण में राजस्थान में क्या क्या मिलाया, क्या क्या मिलाया मतलब क्या बच गया था वो सारा मिला दिया। एक तो बच गया था आबू प्लस देलवाड़ा, आबू प्लस देलवाड़ा, ये उस समय मुंबई प्रांत में थे। बताओ आबू देलवाड़ा कौन सी प्रांत में हुआ करते थे, बंबई प्रांत में हुआ करते थे। और एक मिलाया गया अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा उस समय केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, चीफ कमिश्नर हुआ करते थे। यानी अजमेर का विलय और आबू देलवाड़ा का विलय राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और जो नया प्रदेश बना था उसे कहा गया आधुनिक राजस्थान अथवा वर्तमान राजस्थान। आधुनिक राजस्थान अथवा वर्तमान राजस्थान, आधुनिक राजस्थान अथवा वर्तमान राजस्थान। और आधुनिक राजस्थान और वर्तमान राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री का नाम था मित्रों ध्यान रखना, मोहनलाल सुखाड़िया। बताओ मुख्यमंत्री का नाम क्या था, मोहनलाल। अब की बार हीरालाल नहीं है, अब की बार तो बताओ कौन सा लाल है भाई, मोहनलाल सुखाड़िया है। मुख्यमंत्री के पश्चात मित्रों राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, राज्यपाल का पद लागू किया गया। और राज्यपाल बताओ कौन बने थे भाई, गुरुमुख निहाले सिंह, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। बताओ राजस्थान के कौन से राज्यपाल भाई, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल किसको बना दिया गया, गुरुमुख निहाल सिंह को बना दिया गया। यह अपने को ध्यान रखना है, यानी राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। और अब तो राजधानी, राजधानी बताओ कहां पर राजधानी किसको बना दिया गया, जयपुर को। ये थे भाई अपने राजस्थान एकीकरण का बताओ कौन सा चरण है, 7वां चरण। और 7वें चरण के साथ ही राजस्थान एकीकरण का बताओ विधि विधान से क्या होता है, समापन होता है। ये बातें अपने को थोड़ी सी राजस्थान एकीकरण के बारे में ध्यान में रखनी है। अब देखो राजस्थान एकीकरण का तो काम हो गया, क्योंकि राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में हुआ था भाई, 7 चरणों में। और 7वां चरण यहां पर समाप्त हो गए। आबू देलवाड़ा को मुंबई प्रांत से राजस्थान में मिलाया गया, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। ये कुछ बातें अपने को बस थोड़ी सी क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। यहां पर राजस्थान एकीकरण के 7 चरण तो समाप्त हो गए, लेकिन एकीकरण समाप्त नहीं हुआ है। अब भी कई बातें आज के सामने आएगी। मित्रों आपसे परीक्षा में प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि अजमेर मेरवाड़ा तो एक अलग राज्य था गुरुजी, आपने देखा होगा अजमेर मेरवाड़ा एकीकरण के पहले तो बताओ 7वां चरण सबको क्लियर होने चाहिए। अब कुछ विशिष्ट बातें मैं इन 7 चरणों से रिलेटेड जो है वो अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में लिखाने वाला हूं। देखो राजस्थान एकीकरण का पहला चरण
दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं। राजस्थान एकीकरण का पहला चरण मैंने बताया था कि 3 चरण हुए थे, 48, 48, 48, 49, 49, 50, 56, यानी राजस्थान एकीकरण के ये 7 चरण, 48, 48, 49, 49, 50, 56। पहला 18 मार्च, पहला बताओ 18 मार्च पहला चरण। दूसरा चरण पहले के 7 दिन बाद यानी 25 मार्च। तीसरा चरण पहले के 1 महीने बाद यानी 18 अप्रैल। चौथा चरण तो राजस्थान दिवस वाला आप जानते ही हो, और 5वां 15 मई, छठा 26 जनवरी और 7वां 1 नवंबर। बताओ 1 नवंबर। इसके बाद मैंने आपको बताया था प्रदेशों के नाम, यानी पहले चरण में प्रदेश क्या था, दूसरे में क्या था। पहले में 4 रियासतें मिलाई थी, यानी प्रथम चरण का नाम बताओ कौन सा, संगे मत्स्य, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। नंबर 2 पर अपने देखा था अपने राजस्थान संघ, 9 रियासतें मिलाकर राजस्थान संघ। फिर अपने तीसरे चरण में देखा राजस्थान संघ में उदयपुर को मिलाया, और जब कोई 2 चीजें मिलती है तो उसको बताओ क्या कहते हैं, संयुक्त राजस्थान। फिर चौथे चरण में अपने देखा राजस्थान की 4 सबसे बड़ी रियासतें, जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, और अपने बड़ी को अपन क्या कहते हैं, वृहत। तो चौथे चरण में प्रदेश का नाम क्या हो गया, वृहत राजस्थान। 5वें चरण में अपने देखा था वृहत्तर राजस्थान। छठे चरण में अपने देखा था राजस्थान, और 7वें चरण में अपने देखा था आधुनिक राजस्थान। ये प्रदेशों के नाम हो गए थे। मित्रों, पहले चरण में सबसे बड़ा स्थान कौन सा था, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर में से अलवर। तो बताओ राजधानी कौन सी बना दी, अलवर। मित्रों, दूसरे में सबसे बड़ा शहर कोटा, तीसरे में सबसे बड़ा उदयपुर, चौथे में जयपुर, यानी चौथे में राजधानी जयपुर, 5वें में भी जयपुर, छठे में भी जयपुर, 7वें में भी जयपुर, और आज भी जयपुर। किस समिति की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। उसके बाद मित्रों मैंने आपको बताए थे राजस्थान एकीकरण में प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री मैंने कहा कि पहले में केवल राम है, बाकी सब में लाल है। पहले में राम है, बाकी सब में बताओ क्या है रे, लाल है। यानी पहले चरण में जो भी बनेगा उसके नाम के पीछे राम आएगा, बाकी सब के पीछे राम लाल आएगा। तो पहले में शोभा राम, दूसरे में बताओ कौन सा लाल, गोकुल लाल, तीसरे में कौन सा लाल, माणिक्य लाल, चौथे में हीरालाल, 5वें में हीरालाल, छठे में हीरालाल, और 7वें में बताओ कौन सा लाल था भाई, मोहनलाल। उसके बाद देखना राज प्रमुख के, पहले में मैंने बताया उदयपान सिंह, दूसरे में भीम सिंह, तीसरे में भूपाल सिंह, चौथे, 5वें, छठे में लगातार मान सिंह द्वितीय, और लास्ट में राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद लागू किया गया था। और राज्यपाल राजस्थान के पहले बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। इनके उद्घाटनकर्ता मैंने बताए कि गोडगिल चाचा पटेल। पहले चरण में आया नरहरि विष्णु गोडगिल, दूसरे में नरहरि विष्णु गोडगिल, तीसरे चरण में चाचा मन्ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चौथे में बताओ कौन आए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये एकीकरण के 7 चरण आशा करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखो राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा का विलय बताओ कौन से चरण में हुआ, 7वें चरण में हुआ था। मित्रों 7वें चरण में, और अजमेर एक अलग से राज्य था, आपको पता हो तो अजमेर में अलग से चुनाव भी हुए थे। वहां की विधानसभा को धारासभा कहा गया, जहां 30 सदस्य हुआ करते थे, और हरिभाऊ उपाध्याय उनका अलग से मुख्यमंत्री भी बन गया था। क्योंकि राजस्थान और भारत में 1951-52 में आम चुनाव हुए थे। राजस्थान में पहली विधानसभा गठित हो चुकी थी, और पहली विधानसभा 160 सीटों पर चुनाव भी हुआ था। उधर अजमेर एक अलग राज्य था। तो क्या अपन किसी एक राज्य से दूसरे राज्य का एक दूसरे में मिलाते हैं, तो क्या ऐसे ही अपन इच्छा हो गई कि भाई राजस्थान को मध्य प्रदेश में मिला दो, या हरियाणा को राजस्थान में मिला दो, तो ऐसे ही मिला सकते हैं, या कोई संविधान संशोधन करना पड़ता है? गुरुजी, संविधान संशोधन तो करना पड़ता है। तो आपसे पूछ ले कि अजमेर मेरवाड़ा जो एक स्वतंत्र राज्य था, जहां की विधानसभा धारासभा कहलाती, जहां पर 30 विधायक थे और मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय हुआ करते थे, इस राज्य का विलय
अजमेर में किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो मित्रों ध्यान रखना, वो 7वां संविधान संशोधन था जिसके तहत अजमेर मेरवाड़ा आबू एवं देलवाड़ा का विलय बताओ कहां पर हुआ था? राजस्थान में। 7वां संविधान संशोधन में कई बातें हुई थी। राज्य की श्रेणियां समाप्त कर दी गई थी, राज्यपाल का पद लागू कर दिया गया था, अजमेर मेरवाड़ा का विलय बताओ कहां पर कर दिया गया था? राजस्थान में। तो ये जो 7वां संविधान संशोधन है इसके बारे में अपने को कुछ बातें आसानी से पता होना चाहिए। 7वां संविधान संशोधन, कोई भी संविधान संशोधन होता है तो उसके पहले एक बिल लाना पड़ता है, एक अधिनियम लाना पड़ता है, और यहां पर अधिनियम लाया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बताओ कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 7वां। मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं मित्रों, आपको बस इतना ध्यान रखना है, एक आयोग बनाता, अब हेडिंग लगा लेना है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में आपको लिखना है राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, क्या है राज्य पुनर्गठन आयोग? 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था फैजल अली। बताओ राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था? फैजल अली। इस आयोग के जो सदस्य थे, सदस्यों का नाम था हरदेनाथ कुंजरू। बताओ सदस्यों का नाम क्या था भाई? हरदेनाथ कुंजरू। और हरदेनाथ कुंजरू के अलावा एक सदस्य थे जिनका नाम था सरदार पन्नीकर। बताओ हरदेनाथ कुंजरू के अलावा एक सदस्य जिनका नाम था सरदार पन्नीकर। तो सरदार पन्नीकर और हरदेनाथ कुंजरू की सदस्यता और फैजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या करेगा यह आयोग? क्योंकि एकीकरण जल्दबाजी में किया गया तो कुछ क्षेत्रों को कहीं इधर उधर मिला दिया गया था, जैसे आबू देलवाड़ा राजस्थान के भाग थे अपने मुंबई में मिला दिए, या कई और क्षेत्र थे जिनको इधर उधर कर दिया गया। तो इन सब का वापस से एडजस्टमेंट किया गया। यानी जैसे राजस्थान में आबू देलवाड़ा आए तो वो पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन हुआ और उसी के तहत यहां पर आए थे। तो यहां पर इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था मित्रों, भाषा संबंधी समस्याओं वाले क्षेत्रों का अध्ययन कर, भाषा संबंधी समस्या वाले क्षेत्रों का अध्ययन कर, भाषा संबंधी समस्या वाले क्षेत्रों का अध्ययन कर, क्षेत्रों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपना, केंद्र सरकार को सौंपना। यानी जिन जिन क्षेत्रों का विलय जल्दबाजी में इधर उधर कहीं हो गया है और अब उनको किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना है तो उनकी सूची बना करके आप हमें दीजिए। सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, और इस पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? फैजल अली। अब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में सरकार को सौंपी। 1956 में बताओ किसको सौंपी भाई? 1956 में सरकार को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। बोला ये क्षेत्र है जिनको इधर उधर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और मित्रों इस रिपोर्ट के आधार पर इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित करते हुए
1956 पारित करते हुए 7वां संविधान संशोधन किया। 7वां संविधान संशोधन किया। बताओ कौन सा संविधान संशोधन किया भाई? 7वां संविधान संशोधन किया। अब 7वें संविधान संशोधन के तहत क्या क्या कार्य वे थे, ये अपनी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो मेरा बताने का उद्देश्य ये आयोग बस इतना था कि 7वां संविधान संशोधन का राजस्थान एकीकरण पर क्या प्रभाव है। 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था और इस आयोग को कहा गया कि जिन जिन क्षेत्रों का रीअरेंजमेंट करना है, यानी कहीं को इधर उधर एडजस्टमेंट करना, तो आप बताओ हमें, इसके आधार पर अपने एडजस्टमेंट करेंगे। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसके आधार पर बताओ संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? 7वां। अब आपको समझना है 7वां संविधान संशोधन के तहत, 7वां संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से कार्य हुए थे। 7वें संविधान संशोधन से संबंधित एकीकरण के कार्य, 7वें संविधान संशोधन, इतना ही लिख देता हूं। 7वां संविधान संशोधन, इससे राजस्थान एकीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा, वो सारी बातें ध्यान रखना है। पहला बिंदु ही यही याद रखना है कि अजमेर मेरवाड़ा आबू वे देलवाड़ा का विलय राजस्थान में हुआ। देलवाड़ा का विलय राजस्थान में, बताओ राजस्थान में हुआ। इससे पहले अजमेर तो एक खुद राज्य था, आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा तो एक बताओ खुद क्या था भाई? राज्य था। और अपने आबू देलवाड़ा कहां पर गए हुए थे? मुंबई में गए हुए थे। तो अजमेर मेरवाड़ा आबू वे देलवाड़ा का विलय राजस्थान में हुआ। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 7वें संविधान संशोधन के तहत। मित्रों, अजमेर मेरवाड़ा एक स्वतंत्र राज्य था, यानी विलय से पहले स्वतंत्र राज्य। थोड़ी सी जानकारी लिख देता हूं। विलय से पहले स्वतंत्र राज्य, विलय से पहले स्वतंत्र राज्य, ये अपने को ध्यान रखना है। अजमेर मेरवाड़ा में धारा सभा, बताओ विधानसभा का नाम क्या था? धारा सभा। और इस धारा सभा में कुल सदस्य कितने थे? 30 सदस्य। नेक्स्ट, यहां के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। यहां के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम बताओ क्या था भाई? हरिभाऊ उपाध्याय। और ये हरिभाऊ उपाध्याय जो है, इनको दा साहब कहा जाता है। हरिभाऊ उपाध्याय को बताओ क्या कहते हैं भाई? दा साहब कहते हैं। जबकि ये आबू और जो देलवाड़ा है, ये आबू व देलवाड़ा मुंबई प्रांत के भाग थे। बताओ कौन सी प्रांत के भाग थे? मुंबई प्रांत के भाग थे। इनका जो राजस्थान में विलय हुआ है भाई, वो बताओ कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ है? 7वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो 7वें संविधान संशोधन के तहत और क्या क्या हुआ है। तो 7वें संविधान संशोधन में ये तो 3 बातें आपको समझ में आ गई, अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा पहले राज्य था, राज्य में क्या क्या बातें थी। इसके अलावा मित्रों एक बात और ध्यान रखना, इस संविधान संशोधन के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत राज्यों की श्रेणियां समाप्त। राज्यों की श्रेणियां बताओ क्या कर दी गई भाई? समाप्त। राज्यों की श्रेणियां समाप्त। राज्यों की श्रेणियां समाप्त, इसका अर्थ क्या है? राज्य कितनी श्रेणियों के थे? 3 श्रेणियों के थे। मतलब राज्यों की श्रेणियां समाप्त। और राज्यों की श्रेणियों में देखो ए श्रेणी के राज्य कौन से राज्य होते थे?
ऐसे राज्य जिनमें एकीकरण नहीं हो यथास्थान, यानी जैसा पहले ब्रिटिश काल में हुआ करते थे उनमें कोई एकीकरण नहीं हुआ हो। जैसे मुंबई है तो मुंबई में कोई एकीकरण नहीं हुआ, पहला जैसा मुंबई था उसको हूबहू राज्य का दर्जा दे दिया गया कि अब यह मुंबई राज्य। यानी जिनमें एकीकरण नहीं हुआ उनको कहा गया ए श्रेणी के राज्य, यथा स्थिति में रहने वाले राज्य। ऐसा लिख सकता हूं, यथा स्थिति में रहने वाले राज्य। कौन सी स्थिति में रहने वाले भाई? यथा स्थिति में रहने वाले राज्य। जैसे उदाहरण के लिए लिख सकता हूं मुंबई, बंबई, बंबई के अलावा आप लिख सकते हो मद्रास। बताओ बंबई के अलावा क्या लिख सकते हो? मद्रास। आप कहेंगे गुरुजी आबू देलवाड़ा को तो मिलाया गया था। हां, छोटे मोटे मिलाए गए थे, यानी पूरा कोई ज्यादा एकीकरण का प्रोसेस हुआ नहीं था। बस आप तो नाम याद रख लेना कि ए श्रेणी में जिनमें एकीकरण की प्रक्रिया नहीं हुई, कोई छोटा मोटा कार्य कोई इधर उधर मिलाना हो तो बात अलग है। जहां पर रियासतों का विलय नहीं हो, एक क्षेत्र विशेष को सीधा राज्य का दर्जा दे दिया गया हो, छोटा मोटा तो एकीकरण हुआ था लेकिन कोई विशाल स्तर पर नहीं हुआ। नेक्स्ट, बी श्रेणी के राज्य। कौन से राज्य बी श्रेणी में आते थे? ऐसे राज्य जिनका निर्माण एकीकरण से हुआ हो। ऐसे राज्य जिनका निर्माण, ऐसा राज्य जिनका निर्माण एकीकरण से हुआ हो, एकीकरण से हुआ हो। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था, तो राजस्थान बताओ कौन सी श्रेणी का राज्य हो जाएगा भाई? बी श्रेणी का राज्य। नेक्स्ट, एक श्रेणी और आती है सी श्रेणी। बताओ राज्यों की कौन सी श्रेणी? सी श्रेणी। यानी ऐसे राज्य जो ब्रिटिश सत्ता के दौरान, ऐसे राज्य जो ब्रिटिश सत्ता के दौरान केंद्र शासित प्रदेश, चीफ कमिश्नर अथवा केंद्र शासित प्रदेश रहे हो। चीफ कमिश्नर अथवा केंद्र शासित प्रदेश रहे हो, केंद्र शासित प्रदेश रहे हो, उनको अपन कहते हैं सी श्रेणी के राज्य। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी का राज्य था, तो अजमेर मेरवाड़ा आपकी सी श्रेणी का राज्य होगा। ए, बी और सी ये राज्यों की तीन श्रेणियां हुआ करती थी। इन तीनों श्रेणियों का समापन भी बताओ किसके सिफारिश पर किया गया था? यह 7वें संविधान संशोधन के आधार पर किया गया। तो 7वें संविधान संशोधन के अब तक 2 कार्य अपन पढ़ चुके हैं। 7वें संविधान संशोधन का पहला कार्य था राजस्थान में जो है अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा का विलय किया गया। अजमेर मेरवाड़ा अलग राज्य था, आबू देलवाड़ा मुंबई में थे, उनको राजस्थान में। और दूसरा, राजस्थान एकीकरण में इस संविधान संशोधन के तहत राज्यों की बताओ क्या समाप्त कर दी गई थी भाई? श्रेणियां। अब अगला बिंदु इनके बारे में आपको और क्या याद रखना है भाई? अगला बिंदु आपको और यह याद रखना है, इस संविधान संशोधन के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत राजस्थान व मध्य प्रदेश के 2 गांवों में अदला बदली। मध्य प्रदेश के 2 गांवों में अदला बदली, 2 गांवों में अदला बदली। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 2 गांवों में अदला बदली। कौन से गांव? देखो सिरोंज गांव। ये सिरोंज गांव जो है, ये सिरोंज गांव उस समय आता था मित्रों झालावाड़ में, और झालावाड़ और कोटा की सीमा पर था। उस गांव को एमपी में मिलाया गया। इसको बताओ कहां पर मिलाया गया? एमपी में मिलाया गया, एमपी में मिलाया गया। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। झालावाड़ में ये गांव, झालावाड़ कोटा के सीमा पर ये गांव था। और एमपी से एक गांव आता है सुनेल ठप्पा। बताओ कौन सा गांव है? सुनेल ठप्पा। और ये जो सुनेल ठप्पा गांव है ये आता था मानपुरा तहसील मंदसौर जिला, मानपुरा तहसील मंदसौर एमपी में आता था।
इस सुनील ठप्पा को कोटा राजस्थान में मिलाया गया। बताओ कहां पर मिलाया गया भाई? कोटा राजस्थान में मिलाया गया। यह बात अपने को ध्यान रखनी है कि सिरोंज गांव जो वर्तमान में एमपी में है, पहले झालावाड़ कोटा का भाग था और सुनील ठप्पा कोटा राजस्थान में मिलाया गया। यह सुनील ठप्पा पहले मानपुरा मंदसौर एमपी का भाग था और अब किसका है? कोटा का। सिरोंज गांव झालावाड़ कोटा का भाग था और अब किसका है? एमपी का है। यह अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना। सिरोंज वर्तमान में एमपी में और सुनील ठप्पा वर्तमान में राजस्थान में। ये गांव पहले उल्टे हुआ करते थे, अब सीधे हो गए। पहले यानी सुनील ठप्पा तो पहले मध्य प्रदेश में था, वर्तमान में राजस्थान में ला दिया गया। और सिरोंज जो है पहले बताओ कहां पर था? राजस्थान में, अब कहां दे दिया गया है? एमपी में। तो एक बिंदु यह याद रखना है और एक बिंदु ध्यान रखना, 7वें संविधान संशोधन के तहत ही, 7वें संविधान संशोधन के तहत अगला बिंदु है, 7वें संविधान संशोधन के तहत, 7वें संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख का पद समाप्त कर, राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद अस्तित्व में लाया गया, अस्तित्व में लाया गया। नेक्स्ट, प्रथम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने, प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने। तो ये थे भाई अपने गुरुमुख निहाल सिंह, प्रथम संविधान राजस्थान के राज्यपाल बने थे। ये चार बातें 7वें संविधान संशोधन से संबंधित मित्रों अपने को महत्वपूर्ण रूप से याद होनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मित्रों, 7वें संविधान संशोधन के तहत पहला कार्य राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद बताओ क्या किया गया था? अस्तित्व में लाया गया था। उसके अलावा अपन ने देखा था राज्यों की श्रेणियां बताओ क्या कर दी गई थी? समाप्त कर दी गई थी। इसके अलावा अपने को कुछ बातें और ध्यान रखनी है कि भाई अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया और सिरोंज सुनील ठप्पा की अदला बदली। ये सारे के सारे कार्य कौन से संविधान संशोधन के तहत हुए थे? 7वां। तो वैसे तो यहां पर अपना लगभग राजस्थान का एकीकरण समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ एक बातें अपने को और याद रखनी है राजस्थान एकीकरण के संदर्भ में। आशा करता हूं कि एकीकरण तो आप सबको अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। अब देखो राजस्थान एकीकरण के ठिकानों की स्थिति। एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें थी। बताओ एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें थी भाई? 19 रियासतें। 19 रियासतों का विलय अपन ने अलग अलग देख लिया कि कब कब हुआ था। कुल 19 रियासतें, एक चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर का विलय अपन ने देख लिया था कब कब हुआ था। तो चीफ कमिश्नर बताओ कौन सा था? अजमेर था, अजमेर मेरवाड़ा। इसका विलय कब हुआ था? तो अजमेर मेरवाड़ा का विलय आप सबको पता है। अजमेर मेरवाड़ा का विलय जो है वो 7वें चरण में 7वें संविधान संशोधन के तहत बताओ 1 नवंबर 1956 को। अब 3 ठिकानों की बात करता हूं। 3 ठिकाने, इन ठिकानों के राजा भी आपको याद होने चाहिए। 3 ठिकाने कौन कौन से गुरुजी? नंबर 1 का ठिकाना है लावा। बताओ नंबर 1 का ठिकाना या नंबर 1 पर निमराना। नंबर 1 पर आप ले लो निमेराना। मित्रों निमराना के शासक का नाम क्या था? निमराना के शासक का नाम था मित्रों ध्यान रखना राजेंद्र सिंह जी। निमराना के शासक का नाम था राजेंद्र सिंह जी और निमराना ठिकाने का विलय प्रथम चरण में हुआ। प्रथम चरण में विलय बताओ राजस्थान एकीकरण में निमराना ठिकाने का विलय जब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर प्लस में अपन ने पढ़ा था निमराना, वहां के राजा का नाम क्या था? राजेंद्र सिंह।
मित्रों नंबर 2 पर ध्यान रखना कुशलगढ़। और कुशलगढ़ बताओ कहां पर पड़ता है भाई? कुशलगढ़ पड़ता है मित्रों बांसवाड़ा में। कुशलगढ़ बताओ कौन से वाड़ा में आता है? बांसवाड़ा में आता है। और कुशलगढ़ के जो शासक थे उनका नाम था हरेंद्र सिंह। बताओ कुशलगढ़ के राजा का नाम क्या था भाई? हरेंद्र सिंह। और ये मित्रों दूसरे चरण में इसका विलय हुआ। बताओ कौन से चरण में विलय हुआ था? दूसरे चरण में, जब बाबू झाड़ू की को प्रसाटो अपने पड़ा था, तब बताओ कौन से ठिकाने का विलय हो गया था भाई? तब हो गया था अपने कुशलगढ़ ठिकाने का विलय। और लास्ट जो है वो बच जाता है एक लावा। लावा उस समय बताओ कहां पर था? टोंक में। लावा बताओ कहां पर था भाई? टोंक में। वर्तमान में लावा कहां पर है? लावा जो है ये टोंक। लावा का जो राजा था उनका नाम था मित्रों प्रदीप सिंह। बताओ लावा का जो राजा था उनका नाम बताओ कौन सा सिंह था भाई? प्रदीप सिंह। तो लावा के बारे में ध्यान रखना, जुलाई 1948, जुलाई 1948 में विशिष्ट आदेश के तहत, विशिष्ट आदेश के तहत, विशिष्ट आदेश के तहत संयुक्त राजस्थान में शामिल, संयुक्त राजस्थान में शामिल। यानी इस लावा ठिकाने के लिए एक विशेष आदेश लाया गया था। यह आदेश आया था जुलाई 1948। तो ये बातें भी अपने को ध्यान रखनी है, कुछ बातें कि उन ठिकानों के राजा कौन थे। निमराना के राजा का नाम था राजेंद्र सिंह, कुशलगढ़ के राजा का नाम हरेंद्र सिंह और लावा ठिकाने के राजा का नाम प्रदीप सिंह। लावा 1948 में, कुशलगढ़ दूसरे चरण में और निमराना प्रथम चरण में विलय हुआ था। ये कुछ साधारण सी बातें आशा करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। अब देखो राजस्थान एकीकरण से कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके सामने लिख रहा हूं जो आपको सीधे फैक्ट वाइज याद रखने, उनमें अब समझाने वाली ज्यादा बातें बची है नहीं। सबसे पहली बात, भारत में विलय पत्र पर, विलय पत्र जिसे अपन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कह सकते हो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। यानी भारत में विलय पत्र पर, भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले, हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम राजा, राजस्थान के प्रथम राजा बीकानेर शासक शार्दुल सिंह थे। बीकानेर शासक बताओ कौन थे भाई? बीकानेर शासक शार्दुल सिंह थे। बीकानेर शासक शार्दुल सिंह थे, ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत में विलय पत्र का अर्थ क्या है? भारत में विलय पत्र का अर्थ यह है कि कौन कौन सी, जब भाई भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तो कौन कौन सी रियासतें भारत में मिलना चाहती है, उनमें हस्ताक्षर करने वाला, भारत में मिलने के लिए हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का पहला राजा बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह थे। नंबर 2, राजस्थान एकीकरण पर, राजस्थान एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक, हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक, करने वाले प्रथम शासक तेज सिंह अलवर के थे। तेज सिंह थे, और तेज सिंह जी कहां के शासक थे? अलवर। तेज सिंह अलवर थे। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि तेज सिंह जो है, इन्होंने राजस्थान एकीकरण, यानी एकीकरण की प्रक्रिया होने के बाद राजस्थान में विलय के लिए सबसे पहले इन्होंने कहा। और भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था? राजस्थान में विलय पत्र पर तो पहले तेज सिंह ने, और भारत में बताओ किसने किया था? शार्दुल सिंह ने। नेक्स्ट मित्रों ध्यान रखना, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस, प्रथम स्वतंत्रता दिवस किसने नहीं मनाया? तो आपका उत्तर होगा भरतपुर अलवर। बताओ प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, कौन सी रियासतों ने नहीं मनाया? तो आपका उत्तर होगा भरतपुर और अलवर। इन रियासतों ने अपना बताओ क्या नहीं मनाया था? प्रथम स्वतंत्रता दिवस से नहीं मनाया। नेक्स्ट मित्रों, ऐसी रियासतें
ऐसी रियासत जिसने जो पाकिस्तान में मिलना चाहती, ऐसी रियासत जो पाकिस्तान में मिलना चाहती, तो वो तो आपको पता है अपने जोधपुर रियासत। बताओ कौन सी रियासत थी भाई? जोधपुर। और जोधपुर के राजा का नाम बताओ क्या था? हनुमंत सिंह। फिर सरदार पटेल के दबाव में आकर के बताओ ये कहां पर मिली थी? राजस्थान में। ऐसी रियासत जो पाकिस्तान में मिलना चाहती वो जोधपुर रियासत थी। और फिर हनुमंत सिंह के दबाव में आकर के इन्होंने कहां मिलना स्वीकार किया? राजस्थान में। हां, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ साधारण सी बातें थी। अब कुछ और बातें मैं आपके सामने लिख देता हूं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किन रियासतों को, किस रियासत को आठवां आश्चर्य कहा? किस रियासत को आठवां आश्चर्य कहा? तो आठवां आश्चर्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मित्रों किस रियासत को कहा था? यह कहा था, ध्यान रखना, जैसलमेर रियासत को। बताओ कौन सी रियासत को? जैसलमेर रियासत को आठवां आश्चर्य कहा गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट अगला बिंदु ध्यान रखना, ऐसी रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था। ऐसी रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था। ये कुछ फैक्ट है जो आपको उतार लेने हैं। जहां उत्तराधिकारी शुल्क, उत्तराधिकारी शुल्क का अर्थ क्या होता है? जब किसी रियासत में कोई नया ठिकानेदार या नया सामंत अपनी गद्दी पर बैठता था तो उस सामंत को अपनी गद्दी पर बैठने के बदले राजा को कुछ कर देना पड़ता था, जिसको उत्तराधिकारी शुल्क या तलवार बंदाई कर भी कह सकते हो आप। एक ही बात है, उत्तराधिकारी शुल्क भी बोल सकते हो या तलवार बंदाई कर भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो वो कौन सी रियासत, एकमात्र रियासत जो जैसलमेर थी, वहां पर नहीं लगता था। नेक्स्ट मित्रों ध्यान रखना, मराठा आक्रमणकारियों से बचने वाली रियासत, मराठा आक्रमण नहीं होने वाली रियासत या मराठा आक्रमण से बची रहने वाली रियासत, बची रहने वाली रियासत, यानी ऐसी रियासत जिन पर मराठाओं का आक्रमण नहीं हुआ, तो वो रियासत एक तो थी जैसलमेर और दूसरी रियासत बताओ कौन सी थी? जैसलमेर। और जैसलमेर के अलावा बताओ दूसरी रियासत कौन सी थी भाई? बीकानेर। नेक्स्ट मित्रों अगला बिंदु ध्यान रखना, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत। बताओ उत्तरदायी की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना किस रियासत ने की? तो आपका उत्तर बताओ क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत, स्थापना करने वाली रियासत बताओ कौन सी रियासत थी भाई? ये थी मित्रों शाहपुरा। बताओ कौन सी रियासत थी भाई? शाहपुरा। और शाहपुरा तो बताओ कहां पर आता है? भीलवाड़ा में। और शाहपुरा के जो राजा थे उनका नाम था सुदर्शन देव। बताओ राजा का नाम कौन सा देव था भाई? सुदर्शन देव। नेक्स्ट एक फैक्ट और याद रखो, और वो फैक्ट क्या है? उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं करने वाली रियासत, उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं करने वाली रियासत, स्थापित नहीं करने वाली रियासत, उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं करने वाली रियासत पूछे तो वो थी एक तो जैसलमेर और एक बताओ कौन सी भाई? एक थी बीकानेर। ये दो रियासतें ऐसी थी जिन्होंने उत्तरदायी शासन का बताओ क्या नहीं किया था भाई? प्रयास नहीं किया था। तो ये कुछ बातें तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
अब कुछ एक दो तीन बातें और बच जाती है जिन पर अपन पढ़ करके राजस्थान एकीकरण का विधि विधान से बताओ क्या करेंगे, समापन करेंगे। तो 4-5 बातें अपने को और याद रखनी है, और वो बातें क्या है, ये तो कुछ विशेष अपने जो है बिंदु है जिनको समझाने की कोई बात है नहीं, ये सीधी सीधी बातें याद रखनी है। अब देखो 4 बातें, कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने संघ बनाने का प्रयास किया, अलग अलग संघ बनाने का प्रयास करने वाले शासक, या 1-2 बातें और लिख लेना। सर्वप्रथम या शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत, यानी ऐसे राजा जिन्होंने शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत अगर आपसे पूछे तो वो रियासत थी डूंगरपुर। आपको पता हो कालीबाई यानी रास्तापाल कांड हुआ था, क्योंकि लक्ष्मण सिंह ने इस अपने शिक्षा पर रोक लगा दी थी। उसके बाद भी नाना भाई खांट और सेंगा भाई खांट लगातार अपनी पाठशाला को संचालित कर रहे थे, और बाद में कालीबाई वाली वो कहानी वो अपन पढ़ेंगे। तो शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत डूंगरपुर, शिकार एक्ट बनाने वाली प्रथम रियासत, शिकार एक्ट बनाने वाली रियासत। तो शिकार एक्ट बनाने वाली रियासत जो है वो बताओ सबसे पहले किसने बनाया था, टोंक रियासत ने। शिकार एक्ट बनाने वाली रियासत बताओ कौन सी थी, टोंक रियासत। वन्य जीवों की सुरक्षा पर, वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कानून बनाने वाली रियासत, कानून बनाने वाली प्रथम रियासत अगर आपसे पूछ ले तो मित्रों वो रियासत थी जोधपुर। बताओ कौन सी रियासत थी, जोधपुर रियासत ने वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु सबसे पहले बताओ क्या बनाया था, कानून। और वन्य जीव अधिनियम, ये कानून बनाया कब था, ये बनाया था 1910 में। ध्यान रखना, वन्य जीवों पर कानून बनाया था 1910 में, कि बोला आप वन्य जीवों की क्या नहीं कर सकते, रख अपने सुरक्षा मार नहीं सकते वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु। जबकि अगर आपसे पूछ ले वन्य जीव अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत, तो वन्य जीव अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत जो है वो हो जाएगी अलवर, और ये अधिनियम पारित हुआ था 1935 में। आप कहेंगे गुरुजी ये क्या है फिर, वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कानून, यानी एक तरीके से कानून बनाया गया कि आप वन्य जीवों की हत्या करोगे तो ये, लेकिन पूरी सहमति से अधिनियम पारित सबसे पहले किया था, वो किया था अलवर। या ये नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, आप तो ये इतना सा ध्यान रखना कि वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कानून बनाने वाली प्रथम रियासत, आप कंफ्यूज और होगे तो वो हो जाएगी 1910 से जोधपुर। ये थी कुछ बातें साधारण सी एकीकरण से संबंधित। अब कुछ संघ बनाने का प्रयास करने वाले राजा, कई बार पूछ लेते हैं संघ बनाने का प्रयास करने वाले राजा, संघ बनाने का प्रयास करने वाले राजा, संघ बनाने का प्रयास करने वाले राजा। मित्रों संघ बनाने के प्रयासों में देखो 4-5 संघ आपको प्रमुख याद रखने हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किसने किया, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास तो गुरुजी भीम सिंह ने किया। हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास तो किसने किया, भीम सिंह ने किया था। क्या होता है संघ, यानी उस हाड़ौती क्षेत्र की रियासतों को मिलाकर के अपना अलग से राज्य बनाने का प्रयत्न बताओ करने वाले राजा का नाम क्या था, भीम सिंह। वो कहते थे कि हमारा राज्य हाड़ौती संघ बन जाए। मित्रों हाड़ौती संघ के अलावा वागड़ संघ, बताओ वागड़ संघ बनाने का प्रयत्न किसने किया, ये किया था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह चाहते थे कि हमारी वागड़ यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये सारी की सारी रियासतों को मिलाकर के हम जो है वागड़ संघ बना ले। मित्रों मेवाड़ संघ बनाने का प्रयत्न,
यानी मेवाड़ की रियासतों को मिलाकर के मेवाड़ संघ बनाने का प्रयत्न करने वाले राजा का नाम बताओ क्या था? भूपाल सिंह। और एक बिंदु ध्यान रखना, ये राजपूताना संघ बनाने का प्रयास दो राजाओं ने किया था। एक का नाम था मान सिंह सेकेंड और दूसरे का नाम था भूपाल सिंह। मान सिंह सेकेंड और भूपाल सिंह बाद में मिले और कहा कि अपन राजपूताना संघ की स्थापना करें, लेकिन इन सब के प्रयास असफल रहे थे, क्योंकि सरदार पटेल सबसे समझाइश करते हुए एक राजस्थान का निर्माण कर देते हैं। जाट झंडा खतरे में है, किसने कहा? जाट झंडा खतरे में है, ये कहा था मान सिंह ने। बताओ, जाट झंडा खतरे में है, ये किसने कहा था? भरतपुर के राजा, जिनका नाम बताओ क्या था भाई? मान सिंह। उन्होंने कहा था कि जाट झंडा खतरे में है। ये कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने संघ बनाने का बताओ क्या किया था भाई? प्रयास किया था। तो ये आशा करता हूं कि याद कर ही लोगे। हाड़ौती में भीम सिंह, वागड़ में लक्ष्मण, मेवाड़ में भूपाल, राजपूताना संघ मान सिंह दित्ती और भूपाल सिंह। लेकिन सबके प्रयास बताओ क्या रहे थे? विफल रहे थे। अब 3-4 बातें अपन पढ़ करके इस एकीकरण का विधि विधान से समापन करेंगे। सबसे पहली बात, 4-5 बातें। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। तो बताओ, आप क्या बताओगे? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत बताओ कौन सी है भाई? मारवाड़। बताओ, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मारवाड़। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासतें, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत तो बताओ कौन सी है? झालावाड़। तो ये झालावाड़ 1838 में बनाई गई थी मित्रों, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। यूं भी कह सकते हो अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत, अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत भी अगर आपसे पूछ ले तो वो भी झालावाड़। और राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत भी अगर आपसे पूछ ले तो राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत भी बताओ कौन सी हो जाएगी भाई? झालावाड़ हो जाएगी। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब राजस्थान की सबसे अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है, सबसे छोटी रियासत, वो सारी की सारी बातें अपने को ध्यान रखना है। झालावाड़ रियासत की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो 1838 ईस्वी में झाला मदन सिंह के द्वारा। बताओ, झाला किसके द्वारा की गई थी? मदन सिंह के द्वारा 1838 में। ये अपने को ध्यान रखना है, अंग्रेजों के सहयोग से 1838 में। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत बताओ कौन सी होगी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत तो होगी मारवाड़। मारवाड़ यानी जोधपुर। नेक्स्ट है, मारवाड़ का अर्थ ही बताओ क्या है भाई? जोधपुर। मारवाड़ का अर्थ है जोधपुर। जनसंख्या की दृष्टि से का अर्थ क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के पश्चात है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत अगर आपसे पूछे तो जनसंख्या की दृष्टि से तो सीधा साधा है जयपुर। जयपुर या आमेर बोल सकते हो। पहले आमेर थी, बाद में जयपुर बन गई, या सीधा लिख दूं सबसे बड़ी रियासत जो थी वो जयपुर। नेक्स्ट, क्षेत्रफल व जनसंख्या। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत अगर आपसे पूछे तो वो तो है शाहपुरा। बताओ कौन सी रियासत है भाई? शाहपुरा। और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटी पूछ ले तो भी शाहपुरा। तो यहां पर लिख सकते हैं क्षेत्रफल व जनसंख्या, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी, दोनों की दृष्टि से सबसे
छोटी रियासत, तो सबसे छोटी रियासत बताओ कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी शाहपुरा। और शाहपुरा बताओ कहां पर है भाई? भीलवाड़ा। ये कुछ बातें अपने को रियासतों के बारे में ध्यान रखनी है। रियासतों के साथ ही अपने राजस्थान का एकीकरण विधि विधान से बताओ क्या होता है। समापन, आशा करता हूं कि एकीकरण आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, सादर वंदे, राम राम।